नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा क्लासिक्स की बात करेंगे। ये जो फेसबुक पे आके इधर उधर की बातें करते हैं कि समय के साथ चेंजेस आती हैं, समय के साथ नई पद्धति नई उसको वो करना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए। समय के साथ कई चीज़ें जो हैं नई आती हैं और सर्च है, और सर्च के नाम पे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब बेवकूफ़ तो बनाते हैं वो, जब उसके कोई आधार नहीं, कुछ नहीं। जैसे अभी की बात कर लो तो यहाँ लोग आके ये बोलते हैं कि कोरोना के बारे में मैं बताऊंगा, मैंने बताया था, मेरी भविष्यवाणी है, मेरा कथन है, मेरा वो है ये। लेकिन उसका कोई आधार नहीं। उसके पीछे कभी उसके साथ संबंधित जो जहां से वो लिया गया है, जहां से वो देखा गया, उसके बारे में कुछ नहीं होता। अब कोरोना बीमारी को अगर आप लेके चलोगे तो कोरोना किसी दिन उसकी आमद तो हुई। ये वायरस जब इस दुनिया में आया करा, उसके बारे में किसी को पता है? आप लोग उस चीज को ले चलो, वो भी छोड़ दो। अब आपने जिस दिन ये डिस्कवर हुआ, जिस दिन इसका पहला केस आया, उसके हिसाब से आपने ले भी लिया। तो कोरोना वायरस का आपके पास एक आधार हो गया, एक कुंडली हो गई। अब इस कोरोना वायरस का आप खात्मे की बात कर रहे हो, तो ये कब खत्म होगा? तो भी तब भी उसी से देखोगे जब जहां जिससे आपने उसका आधार लिया, उसका पैदा हुआ। जैसे जातक की कुंडली में ये देखा जाता है, जब वो पैदा हुआ तो उसकी कुंडली बना दी। जो लॉन्जिविटी की स्टडीज हैं, हालांकि कोई ऐसी स्टीक स्टीक स्टडी नहीं है, ऐसा स्टीक मेथड नहीं है जो कि हर बार एक ही मेथड लगे। जितने जितने भी इसमें मेथड है, कभी कोई लगता है, कभी कोई लगता है, उसमें कोई सटीकता नहीं है जिसको मतलब जिसमें कांस्टेंट मतलब जो एक हिसाब से हर बार लग जाए, ऐसा कोई मेथड नहीं। चलो हम ये मान लेते हैं। तो कोरोना की लॉन्जिविटी मतलब कोरोना का खत्म होना, उसी की लॉन्जिविटी का अंत होना, मतलब उसका खत्म होना। तो वहीं से देखोगे ना, उसकी पैदाइश से ही देखोगे कि कब वो हुआ कब नहीं। और फिर अलग अलग देशों में उनकी उसकी आमद, वो भी वो भी आपको देखनी पड़ेगी कि कब कब तकरीबन पहला केस आया था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो कि इन लोगों से ये पूछनी चाहिए सबको कि आप क्या कोरोना आइडेंटिफाई कर पाओगे एक चार्ट से, एक हॉरोस्कोप से कोरोना आइडेंटिफाई कर पाओगे? कोई बोलेगा ये जो जी केतु है वो कोरोना ले आया है जी, ये वो केतु का कॉम्बिनेशन है, सैगिटेरियस में ये था वो था। पूछो लॉजिक। लॉजिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष देगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी देगी, क्लासिक्स देंगे। क्योंकि यहाँ गणना का एक आधार है। जब इस आप इस मौलिक आधार से, जो फंडामेंटल है, उससे बाहर की बात करते हो तो आप भटक जाते हो। तो ऐसे विषयों में जो कि बाद बाद की किताबें लिखी गई हैं, जैसे
आप उनमें सब लॉर्ड, ये लॉर्ड है सब लॉर्ड है, उसमें उलझ के रह जाते हो क्या? उसको उसको आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब एक्सप्लेनेशन का जो एक प्रोसेस है उसके बाद, अब उसका इतना लॉजिक, इतना अच्छा, इतना नेचुरल सिर्फ ज्योतिष में दिया गया। यहाँ तीसरा तीसरा घर काल पुरुष का, या तीसरा भाव कुंडली का फेफड़े को बताता है, लंग्स को, और चौथा, तीसरा चौथा दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, वो चेस्ट, वो लंग। पहले में तीन और चार में लंग, और चौथे में चेस्ट। और सांस की एक प्रक्रिया है जो कि आप तीसरे से अंदर लेते हो, 11 से बाहर छोड़ते हो। तीसरे भाव से आप सांस अंदर खींचते हो और 11 से आप छोड़ते हो। तीसरे से खींचते हो, छठे से आपकी सांस जो है वो स्टेबल होती है, सातवें से उसमें बैलेंस होता है, नौवें से वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। मतलब वो एथर का एलिमेंट जो है उसमें वो नौवें भाव से, या बृहस्पति से, क्योंकि एथर का मतलब, एथर या आकाश का मतलब एम्प्टी स्पेस है। 11वां फिर उसका, जिसका जिसका जो है सिग्निफिकेटर, सांस को बाहर फेंकने का सिग्निफिकेटर जो है वो शनि, वो 11 से। तो ऑक्सीजन देने के बाद जो बची हुई वायु है उसको जब बाहर फेंकना, वो शनि का। उसी तरह से जो हम खाते हैं, उसको पचाते हैं, वो 8वें भाव से। उसका एक्सक्रीशन का कारक भी शनि ही। उसी तरह जो वायु अपने शरीर में संचार कर गई और उसके बाद जो खाली है, जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन देने के बाद अब वो खाली है और वो बाहर निकाल दी है। ये आधार है। तो इसमें इसके कारक भी रहेंगे, बुध और चंद्र। एक कारक और है मंगल, तीसरे भाव का। मरकरी, बुध या मरकरी जो है वो काल पुरुष की कुंडली का तीसरा भाव है, और सांस को अंदर खींचने का प्रक्रिया का द्योतक है। इसी तरह शनि जो है वो बाहर फेंकने का है, तो ये सांस की प्रणाली का एक हिस्सा है। और शनि जो है वो क्रिटिकल डी जनरेटिव, जिसमें से जो कि लंबी बीमारियां हैं डी जनरेटिव है। और शनि जो है वो ठंड और नमी का जो है वो उसमें है। तो ये जो सांस की बीमारियां, जैसे नम, ये आपका अस्थमा और ये सब चीजें जो हैं, अस्थमा हो गया आपका, एजमा वैसे तो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, या ये आपके निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इन सब चीजों में ये, इन सब चीजों के अलावा मंगल जो है, मंगल इन्फ्लेमेशन, जब जब इन्फ्लेमेट, जब आपके अंदर सूजन है किसी तरह से, तो मंगल का प्रभाव है। और मंगल ही आपकी बॉडी का फाइटिंग या डिफेंस मैकेनिज्म भी है, बुध भी है, क्योंकि बुध त्रिदोष को रिप्रेजेंट करता है और छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव का मतलब, छठे काल पुरुष की कुंडली का छठा भाव है रोग का भी, रोग में भी और रोग से लड़ने में भी उसका, क्योंकि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फ नोड है जो वो बुध के कारक कारकत्व में आते हैं।
अब इसके अलावा इसमें एक कॉम्बिनेशन है सर्वार चिंतामणि का, जो कि लगभग 100% आपको सारी सांस की बीमारियों में लगेगा। आज तक मैंने कभी 100% की बात नहीं की। सर्वार चिंतामणि का कहना है कि शनि जब भी छठे घर या छठे घर के स्वामी के साथ संबंध स्थापित करेगा, या छठे के साथ, छठे भाव से या छठे घर से, छठे भाव के मालिक से या छठे घर से, तो सांस के बीमारियों के चांस रहेंगे। तो उसमें बाकी चीजों को देखना पड़ेगा, कारक देखने पड़ेंगे, चंद्र बुध। अगर वो पाप प्रभाव में है, कहीं शनि का प्रभाव, शनि तो छठे घर का, छठे घर या छठे छठे के मालिक को देखेगा, तो उसके प्रभाव से बीमारी, ये सांस या फेफड़ों की बीमारी के चांस है। इसमें एक एक्सेस भी काम करता है। अगर ग्रीक एक्सेस की बात करें तो उसमें ये है मिथुन और धनु, इसको सांस का एक्सेस बोला जाता है। इसमें एलर्जीज अगर इस 3 9 में, या जो है अगर जो इसको जैमनी सेगिटेरियस में पाप प्रभाव है, तो मान के चलिए कि उस आदमी, उस जातक को ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जो कि एलर्जी या सांस, किसी तरह से सांस, फेफड़ों और छाती से संबंधित हों। तो सबसे बड़ी बात जो है कि जो आपको हर कुंडली में तकरीबन मिलेगी जिसमें सांस की प्रॉब्लम होती है, उसमें सर्वार चिंतामणि के मुताबिक शनि का छठे भाव में होना, छठे पे दृष्टि डालना, या छठे के मालिक को किसी तरह से दृष्टि संबंध होना, उस पर दृष्टि डालना, ये आपको कॉमन चीज मिल जाएगी। तो इससे तो ये ना ही कोरोना, ना सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, जितनी भी सांस की बीमारियां उसमें हो जाए। स्पेसिफिक होना ये प्रैक्टिस की बात है। आप तभी से स्पेसिफिक हो सकते हो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करो और आपको कारकत्व की पूरी समझ हो कि बीमारी कैसे आएगी, उसके कारक क्या रहेंगे, उसके कारक भाव क्या रहेंगे। उस भाव का तकरीबन नाश होता है। ये क्लासिक्स हमारे कहते हैं कि उस भाव का नाश होता है जिस भाव का स्वामी, जिस भाव का कारक, जिस भाव का स्वामी और कारक, और वो भाव जिस भाव की बात कर रहे हैं, तीनों पाप प्रभाव में हो तो उस भाव का नाश हो, उस भाव के कारकत्व का नाश होगा, उसके सिग्निफिकेशन का नाश हो जाएगा। तो ये आपकी, इन चीजों को आपने देखना। तो ये रही बात उसकी। अब बात आती है कि ये लोग जो वास्तु वाले या रेकी वाले जो लोगों को ठीक करते थे, वास्तु वाले कुछ शीशा लगा के कुछ करके वो ठीक करते थे, तो अब क्या हो गया, करो। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि आप वास्तु को चुन नहीं सकते। वास्तु आपके आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक होगी। जो आपका कुंडली है वही आपका हॉरोस्कोप निर्धारित करेगी। एक घर में पिता का काम बहुत अच्छा चल रहा था, उसी घर में आदमी पैदा, जैसे जब तक पिता रहा तब तक काम अच्छा चलता रहा। पिता के देहांत के बाद पुत्र ने काम शुरू किया, 5 10 साल बाद काम खराब हो गया। अब वास्तु तो वही है, उसी में वो पैदा हुआ, उसी उसी में उसने जो है ऐश्वर्य भोगा जब तक उसका पिता जिंदा रहा।
क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि तब कर्ता उसके पिता थे, तो कर्ता का जो भाग्य, कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्ता के भाग्य के अनुसार काम हो रहा था। अब वो, क्योंकि कर्ता की मृत्यु हो गई है, अब उसका पुत्र कर्ता बना है। अब उसके उसके कर्म सिद्धांत से जो है काम होगा, उसके उसका ग्रह बल से, उसके ग्रह दशाओं से, ग्रहों से जो उसकी कुंडली में है या उसके भावों में पड़े हुए हैं, जिस तरह से उसी के हिसाब से होगा। यहाँ पर वास्तु का रोल समझाइए कि वास्तु क्या कर सकता है। अब दुर्ग होते थे राजों के, वो सब वास्तु के हिसाब से बनाए जाते थे। फिर भी राजा हारता भी था, कभी जीतता भी। मान लो कि किसी राजा ने दुर्ग बनाया, पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया, हर चीज का ख्याल रखा गया, लेकिन सामने वाला राजा की सेना भारी पड़ गई, उन्होंने जीत लिया। अब वास्तु ने वहां पे क्या किया? काम तो उसके ग्रह, जो उसका ग्रह है या उसका वक्त है, जो उसका काल है, कर्म सिद्धांत के अनुसार वो नहीं ठीक था। तो उसी के हिसाब से जो है वो होगा। का फल ये हुआ कि उसका वक्त ठीक नहीं था, अच्छा नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। इन भ्रमित करने वाले लोगों से बचिए, जो आपको भ्रमित करते हैं, अलग अलग तरह से प्रलोभन देते हैं, उनसे थोड़ा बचिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बच के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।